माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैं क्लास 9th का न्यू वाली एनसीईआरटी में पढ़ा रही थी, यानी कि आपका चल रहा था लोकतांत्रिक राजनीति, तो इसका मैंने पहला लेसन कंप्लीट कर दिया था। इसका दूसरा लेसन चल रहा था। दूसरे लेसन का जो नाम था वो था संविधान का निर्माण, और इसका भी हमने पहला वाला यानी कि दूसरे लेसन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। तो आज आपका दूसरे लेसन का यानी कि सेकंड वाला लेक्चर चलेगा। तो उस लेक्चर में आज हम लोग ये 2 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो उस दिन कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए थे और कुछ बाकी थे, तो आज जो बाकी थे आज हम उन्हें क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें, तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग उसमें ये पढ़े थे कि मैं आपको यहाँ पे पॉइंट था ना, पॉइंट्स क्या था कि संविधान सभा को आखिर में बनाते कैसे हैं, कौन से लोग बनाते हैं, संविधान सभा की आवश्यकता क्यों। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इससे पहले यहाँ पे अंकित किया था, तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने समझाया था। लेकिन मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आपका पॉइंट था, फर्स्ट वाला पॉइंट ये था कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों। तो हम इस पॉइंट्स को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान को लेकर, जो कि वहाँ पे मैंने बताया। फिर वहाँ पे बात आती है नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग पढ़ा था कि वो उन्हें 28 वर्षों तक कारावास में रखा गया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे बड़ा द्वीप था, मतलब जेल था, जिसे रोबेन द्वीप कहा जाता था। और फिर उसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। 28 वर्षों बाद उन्हें रिहा किया गया। उसके बाद हम लोग ये भी जान चुके थे कि वहाँ पे उनको बंद क्यों किया गया था। तो उन्होंने रंग भेद के प्रति जो वहाँ पे संघर्ष किया, लड़ाई किया, दक्षिण अफ्रीका के वासियों को स्वतंत्र कराने के परिप्रेक्ष्य में जो भी वहाँ पे उन्होंने संघर्ष किया, उस सारी बात को लेकर के उनके प्रति देशद्रोह का मुकदमा यूरोप वासियों ने चलाया था, जो कि गोरे चमड़े के थे। बस यहाँ पे भेद ये था कि जो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग होते हैं वो थोड़ा काले टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे गोरे और काले को लेकर काफ़ी मतभेद था। तो इसी मतभेद को दूर करने के लिए वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया। और फिर जाके वहाँ पे 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, वहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका था वहाँ पे उसका पहला झंडा फहराया गया, यानी कि वो स्वतंत्र हो गया। फिर उसके बाद में वहाँ के यानी दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र होने के बाद वहाँ के जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने वो नेल्सन मंडेला ही बने। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग फर्स्ट वाले लेक्चर में यानी कि दूसरे लेसन का फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज इसमें हम लोग ये पॉइंट्स को समझेंगे, यानी कि आपका जो लेसन 2 चल रहा है उसमें दूसरे लेसन 2 का दूसरा लेक्चर है। हम लोग आज इस पॉइंट्स पे बात करेंगे। पॉइंट्स क्या है, तो पहला यहाँ पे कुछ उस दिन मैंने इससे पहले कुछ पॉइंट को समझाया था, जैसे कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों, कैसे बनता है, कौन बनाता है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। लेकिन उसमें आपके 2 पॉइंट्स रह गए थे, वही 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आज हम इसी 2 पॉइंट्स पे बातें करने वाले हैं, इस पॉइंट को समझेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका पॉइंट क्या कह रहा है, तो इस पॉइंट्स के माध्यम से हम टॉपिक को उठाएंगे और समझेंगे कि आखिर में इस टॉपिक के अंतर्गत, इस पॉइंट्स के अंतर्गत क्या बातें कही जा रही हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे संविधान सभा का निर्माण चल रहा था और यहाँ पे हम जो भी पॉइंट्स थे उसे क्लियर किया था मैंने। और फिर उसके बाद आज हम लोग इस पॉइंट्स को लेके तो चलेंगे, लेकिन आज हम लोग इस पॉइंट्स के अंतर्गत ये देखेंगे, यहाँ पे संविधान सभा का निर्माण लिखा है ना, लेकिन अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो आज आपको इस पॉइंट्स पर ध्यान देना है। अभी तो सिर्फ यहाँ लिखा था कि संविधान का निर्माण, लेकिन यहाँ मैंने आज लिख दिया कि भारतीय संविधान का निर्माण, यानी कि भारतीय संविधान सभा का। यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है। तो देखो ये जो पॉइंट्स हैं संविधान सभा को लेकर के, भारतीय संविधान का, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम उठाएं टॉपिक, तो इसकी बहुत गहराइयों में जाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को। सबसे पहला तो इसमें आप ये पढ़ोगे कि समितियाँ, इसमें कितनी समितियाँ बनी थी, कौन सी समिति उसमें मेन था, उसके अध्यक्ष कौन थे, बाकी जो समितियाँ थी उसके अध्यक्ष कौन थे, फिर उस समिति के माध्यम से कैसे कैसे कार्य किया गया, उस समिति में क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या शब्द रिकॉर्ड किया गया, किन बातों को अंकित किया गया, कहाँ कहाँ से वो बातें आई थी।
तो ये सारी बहुत सी बातें हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था कि आपको सिर्फ अभी एनसीईआरटी तक ही सीमित रहना है। आप एनसीईआरटी समझिए, उसके बाद पॉइंट्स के माध्यम से आगे जैसे से आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो अभी सिर्फ यहाँ हम आपको एक यूँ कहें तो एक झलक हम आपको पढ़ाने वाले हैं संविधान सभा के निर्माण को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा था संविधान निर्माण, अब मैंने लिखा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण। ठीक, तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। तो अगर हम दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे मूल्य और किसकी बात हो रही है, आकार को लेके, यानी कि संविधान। हम कहें कि अगर हम कह दें यहाँ पे लिखा है कि किसी लोकतांत्रिक देश को, और हम कह दें कि जो भारत देश का संविधान है, ठीक है, जो भारत देश का संविधान है उसको कैसे आकार दिया गया, उसको कैसे आकार दिया गया। तो ये मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप अगर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि देखिए अगर आप जब भारतीय संविधान के बारे में इस पर खास तौर पे पढ़ोगे, विशेष तौर पे, तो उसमें आपको मिलेगा कि भारतीय संविधान का आकार कैसा है, मतलब इसको आकार कैसे दिया गया, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई, इसका स्रोत क्या है, मतलब किन किन देशों से हमारे संविधान ने मतलब प्रभावित हुए थे, जो वहाँ से वो चीज़ें को उठाए और अपने संविधान में अंकित किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सीधा वहाँ से उठा के सीधा उसी में अंकित कर दिया है, नहीं। हमारे संविधान निर्माता जो थे वो जो भी बातें संविधान में अंकित कर रहे थे अदर देशों से ले करके, तो वो पहले उसके अर्थ को समझते थे, वो ये सोचते थे, पहले वो बातचीत करते थे कि क्या ये चीज़ें हमारे संविधान के लिए एबल हैं, योग्य हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सीधा वहाँ ऐसे लिखा है तो सीधा छाप दें, नहीं। तो काफ़ी उससे प्रेरित हुए थे, काफ़ी सोच समझ के विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने क्या किया, संविधान को एक आकार दिया, भारतीय संविधान सभा को उन्होंने एक आकार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। तो हमारे यहाँ जो संविधान सभा को आकार देने वाले मूल्य हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बता दें कि जैसे कि अमेरिका से लिया गया है कि मौलिक अधिकार को लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सी चीज़ें ली गई हैं, रूस से बहुत सी चीज़ें ली गई हैं, और दक्षिण वहाँ अफ्रीका से भी लिया गया ना। तो बहुत सी चीज़ें हर एक अंदर देशों से ली गई हैं जो हमारे संविधान निर्माता अपने संविधान के लिए अच्छा समझते थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ इस तरीके से संविधान को क्या किया गया है, रूप यानी आकार दिया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट्स तो ये रहा कुछ। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। सबसे पहले कि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए जब हम आपको बताएंगे कि संविधान सभा का निर्माण ना, तो इसी के अंतर्गत ये जो पॉइंट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है पहला कि किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, तो जब हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, ये वाला टॉपिक अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, भारतीय संविधान सभा का निर्माण, तो इसके अंतर्गत आपका ये वाला जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को आकार देने वाले कौन से मूल्य हो सकते हैं या कौन से मूल्य होते हैं। ठीक है, आगे चलें। देखिए अब बात यहाँ पे आती है, अब हम बात थोड़ा सा उठाते हैं विभाजन को लेकर के। क्या विभाजन, देखिए जब भी संविधान सभा का नींव पड़ा तो सबसे पहले बात यहीं से उठती है विभाजन को लेकर के। ठीक है, विभाजन देखिए जब भारत और पाकिस्तान का, जब भारत और किसका, पाकिस्तान का, जब भारत और पाकिस्तान का क्या हो रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी, किस लिए कि जो मुस्लिम लीग थी वो अलग मांग कर रहे थे कि मुझे एक अलग संविधान सभा चाहिए, हाँ मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। तो जब वहाँ पे मांग की जा रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ जानते हो, इस मांग में जो यहाँ पे विभाजन को लेके विवाद चल रहा था, इस हिंसा से संबंधित में इसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। किसमें, यहाँ पे जो ये विवाद चल रहा था 10 लाख लोग मारे गए थे, सिर्फ इसलिए जो यहाँ पे ये हो रहा था कि मुझे मतलब जो देश दो भागों में क्या हो रहा था, बट रहा था। तो यहाँ पे जो विद्रोह हुआ इस विवाद को लेकर के, तो यहाँ पे इसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पॉइंट तो ये उठती है विभाजन को लेकर के। संविधान सभा के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स लेना है विभाजन। विभाजन शुरू होता है ना, उसके बाद मांग होती है संविधान सभा की, उसके बाद संविधान निर्माता जब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं तो उसके बाद आवश्यकता होती है कि एक संविधान सभा बनाई जाए देश को चलाने के लिए, क्या क्या नीति समिति सब कुछ, तब जाके यहाँ पे संविधान का निर्माण मतलब न्यू रखा जाता है। तो यहाँ पे विभाजन की बात मैंने किया।
विभाजन में जब भारत और पाकिस्तान की आपस में विद्रोह हो रहा था अलग होने के लिए, तो यहाँ पे 10 लाख लोग इस विवाद में मारे गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं रियासत की। देखिए, अगर हम बात करें रियासतों की तो ज़रा इसको भी समझिए। रियासतों को रियासतें मतलब समझते हो, जो हमारे यहाँ आज तो हमारे यहाँ राज्य हो गए हैं, पहले इन्हीं राज्य को रियासतें कहते थे। और ये आज तो हमारे यहाँ एक, आप देख सकते हो मैप में ना, तो सारे राज्य एक साथ में एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। लेकिन पहले क्या था, ये जो रियासतें थी अलग अलग पार्ट में थी, मतलब तब एकता नहीं था। तब इस तरीके से जैसे मैप आप देख सकते हो ना, पहले ऐसे नहीं देख पा रहे थे सब लोग, मतलब नहीं समझ सकते थे, ये अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे रियासतें। तो यहाँ पे एक बात और बताओ, इन रियासतों को विलय कराने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं लोह पुरुष, जिन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ जितनी भी रियासतें थी, देखो 352 रियासतें थी सारे, मतलब सॉरी देख लेना, लेकिन मेरे ख्याल मैंने तो पढ़ाई में बता रही हूँ 352 रियासतें थी, जिसमें से 3 रियासतें ऐसी थी जिनका मतलब बाकी रियासतों का तो विलय कर लिया गया था, लेकिन 3 रियासतें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये जो 3 रियासतें थी, इनको भारत में शामिल करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इन तीनों रियासतों को मिलाने में। फिर यहाँ बाकी जो रियासतें थी वो तो आसानी से मिला ली गई थी, लेकिन ये जो 3 रियासतें थी इनको मिलाने में बहुत ही समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया, जिनकी वजह से आज भारत एक हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम रियासतों की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, रियासतों में उस समय जो शासक थे, कौन, जो अंग्रेज शासक थे, क्या, जो अंग्रेज शासक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो भारत के लोग थे, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे लोग रह रहे थे, उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अंग्रेज शासकों ने जो यहाँ पे भारत के लोग थे उनको ये कह दिया था, ये स्वतंत्रता दे रखी थी कि आप चाहे जिस भी अपनी रियासतों को चाहे जिसमें भी विलय कर सकते हो, मतलब चाहे किसी भी देश में विलय कर सकते हो, चाहे भारत में चाहे पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पे बात है, जो अंग्रेज ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे रखी थी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने राज्य का जो विलय करना चाहते हो, चाहे पाकिस्तान में करो या फिर भारत में करो। तो यहाँ पे बात ये आती है रियासतों की। अभी तो मैंने विभाजन की बात किया, अब रियासतों को एकता के सूत्र में बांधने की बात हुई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ज़रा आप नोट करना इसे, यहाँ पे जो लिखा है मैंने। अब देखिए, यहाँ से संविधान की नींव पड़ती है, क्या नींव पड़ती है। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लिखा है कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, जब विभाजन की बात हो जाती है, किसकी, विभाजन की बात हो जाती है, उसके बाद रियासतों की बात आती है। ठीक है, रियासतों की बात आती है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, रियासतों के बाद में तब इसकी बात आती है, क्या, कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। यानी कि जब विभाजन हुआ, उसमें लोग 10 लाख लोग मारे गए, तब भी जाके भारत और पाकिस्तान का अलगाव हुआ, 2 अलग स्वतंत्र देश बने। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे बात भी आती है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में रियासतें बटी हुई थी उनको विलय कैसे किया जाए। विद्रोह हुआ था उस टाइम, तो बहुत से लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे, बहुत से लोग भारत में आना चाहते थे, तो इसका भी समस्या सबसे पहले ही खड़ी हो जाती है। देखो दोस्तों, आपको एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, क्या, कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ थी, तो आप वहाँ पे इसको भी लिख सकते हो कि देशी रियासतों का विलय। फिर उसके बाद आर्थिक समस्या को भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो कृषि की कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ऐसे बहुत से विवाद हैं। तो यहाँ पे जब विभाजन की बात हो जाती है, रियासतों की विलय की बात हो जाती है, उसके बाद में यहाँ पे आता है आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। भाई जब सब कुछ हो गया, तब वहाँ के जो निवासी हैं वो तो सोचेंगे ही कि अब तो देश को चलाना है, अब रियासत भी एक हो गए हैं, तो अब उनको चलाने के लिए एक सत्ता चाहिए, अब उस सत्ता को चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, अब उस व्यक्ति के प्रति नियम कायदे कानून बनाने के लिए कुछ नियम चाहिए, कुछ रूल चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक बात निकल के आया कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन अब इसके लिए नियम कायदे कानून तो बनेंगे, लेकिन वो नियम कायदे कानून कैसे होंगे,
तो आप समझिए, अब यहाँ पे बात आती है जब 1928 में यहाँ पे बात आती है 1928 का डेट याद रखिएगा। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ठीक है, मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य नेता थे। ठीक है, 8 अन्य नेता, यानी कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेता ने क्या किया, भारत का एक संविधान लिखा था। सुनिए, सबसे पहले जब यहाँ पे निर्माण की बात, सबसे पहले निकल के बात ये आती है आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो यहाँ पे 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य नेता थे, 8 अन्य नेता थे कांग्रेस के, जिन्होंने क्या किया था, आज़ाद भारत का क्या किया था, एक संविधान लिखा था। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में 1931 में कराची में क्या होता है, 1931 में कराची में एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा जाता है कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछ लिए जाएंगे कि सबसे पहले आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात को किस अधिवेशन में पेश किया गया था। तो आपको वहाँ बताना है, जो 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे सबसे पहले आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात को, यानी इस रूपरेखा को रखा गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखना, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और डेट को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक बात और आती है, जब यहाँ पे भारत में अब याद ध्यान रखिए, भारत में जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, देखिए 1927 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में एक प्रादेशिक असेंबली का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। मतलब प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए थे, और यहाँ पे जो सरकार बनी थी वो लोकतांत्रिक सरकार काफ़ी कमज़ोर थी। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो भारत के लोग थे, वो जो यानी ऐसे समझिए कि जो भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे थे, ठीक है, जो ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे, तो वो जो अपने लिए नियम कायदे कानून बनाए थे, वो काफ़ी कमज़ोर व्यवस्था थी। लेकिन जो इनका जो शासन था वो तो क्या था, कमज़ोर था। लेकिन जो भारत के लोग थे वो इनके यहाँ काम करते थे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वो यहाँ पे काम करते थे, कहाँ, यानी कि इनका शासन करते थे। जैसा कि आप जानते हो कि उस समय गुलाम थे भारतवासी इनके, तो यहाँ पे काम करते थे। लेकिन यहाँ पे इनके यहाँ काम करने से भारतवासी को एक लाभ होता है, क्या, कि इन्होंने जो शासन बनाया था, इनके शासन व्यवस्था को देख करके भारतवासियों को काफ़ी सीख मिली, काफ़ी उन्हें समझने का अवसर मिला, उन्हें देखने का मौका मिला कि मैं भी ऐसा नियम कायदे कानून बना सकता हूँ, लेकिन इनसे बेहतर, इनके जैसे कमज़ोर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आप एक बात और याद रखना कि औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली थी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन, उस समय ब्रिटिश शासन भारत चल रहा था, ब्रिटिश लोग भारत में शासन कर रहे थे, तो वो जो नियम कायदे कानून बनाए थे, उनके नियम कायदे कानून से भारतवासी काफ़ी प्रभावित हुए थे। और यहाँ पे इसी की वजह से आपने सुना होगा कि जो पुराने कानून थे उनको जस का तस ले लिया गया है संविधान में। जैसे एग्जाम्पल आप समझो, एक है ना भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जिसे कहा जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि जस का तस ले लिया गया है पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे समझे आप। अब मैं आगे आपको बताऊँ एक बात, यहाँ पे और ध्यान रखना
हमारे यहाँ जो संविधान निर्माता थे, हमारे यहाँ जो संविधान, देखिए संविधान सभा का निर्माण इतनी आसानी से नहीं हुआ। पहले क्या हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन के बाद में क्या हुआ, तब उनके सामने एक चुनौती खड़ी होती कि रियासतों को मिलाया कैसे जाए। तो रियासतों को भारत में विलय करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तब उसके बाद में सोचा गया कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तब उसके बाद में 1928 में क्या हुआ, कराची में एक अधिवेशन होता है और मोतीलाल नेहरू जो थे और 8 कांग्रेस के अन्य सदस्य भारत का एक संविधान लिखे थे और तब इस बात को वहाँ पेश किया गया था 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे। और उसके बाद में संविधान को लेकर के नए नए समितियाँ बनाई गई थी, जैसे कि जिसके अध्यक्ष थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अलग अलग और उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष आप जानते हो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्होंने उसको वो वहाँ उस टाइम क्या करते थे, जो भी समितियाँ अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे, लोग अलग अलग प्रांतों से जो नेता आए थे, जो लोग आए थे उन तो ठीक है आए थे तो वो अपना मत व्यक्त कर रहे थे। तो जो सरदार वल्लभ भाई जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया, उसमें से जो भी बातें उन्हें अच्छी लगी उनको नोट किया गया, अलग से अंकित किया गया, फिर उन्हें रिकॉर्ड किया गया, उनके हर एक शब्द को नोट किया गया। उसके बाद में क्या हुआ, तब बहुत करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद क्या हुआ, तब जाके संविधान को लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे, भारतीय संविधान को बनने में। ठीक है, फिर से 26 नवंबर को ये अंगीकृत हो गया था और जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, इस संविधान को। उसके बाद उसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो आप लोग को पता है। फिर ऐसे ऐसे होता है, फिर उसमें बहुत सी समितियाँ बनाई जाती हैं और उन समितियों के अध्यक्ष, जैसे कि उसमें से प्रारूप समिति थी और प्रत्यक्ष समिति, राजनीतिक समिति, ऐसे बहुत समितियाँ थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे इन लोगों की बहुत सी समितियाँ थी, अपना जिन्होंने मत दिया था, और ऐसे बहुत सी समितियाँ बनाई गई थी। 8 अन्य बड़ी समितियाँ थी शायद और छोटी समितियाँ ऐसे बनाई गई थी। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा पूरा डिटेल। जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ाऊँगी तो आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी जो आपके NCERT में मैं सिर्फ वही आपको पढ़ा पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी शासन व्यवस्था थी चली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब ब्रिटिश शासन लोग यहाँ पे वो शासन करते थे, तो वो जो शासन वगैरह अपने शासन के लिए जो भी नियम कायदे कानून बनाए थे, उनके नियम से भारत के वासी जो थे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। प्रभावित ये हुए थे कि वो जो बनाए थे अपना नियम कायदे कानून, तो वो देख के उन्हें उनके मन में ये प्रेरणा आई कि जो हमारा संविधान बनेगा उसमें उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। तो जब प्रभावित हुए थे तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जिन्हें जस का तस ले लिया गया है संविधान में। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बातें थी। और फिर यहाँ पे एक बात और आती है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो, जैसे कि रूस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी और अलग अलग देशों से वो प्रभावित हुए थे, तो वहाँ से बहुत सी चीज़ों उन्होंने क्या किया, ग्रहण किया। तो यहाँ पे जो हमारे संविधान सभा का आकार है, देख सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार को लिया गया है, कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। फिर बहुत सी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं और बहुत सी चीज़ें फ्रांस की क्रांति से लोग जो प्रभावित हुए थे उनको ले लिए हैं, रूस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बहुत सी चीज़ें, जापान वगैरह, बहुत सी चीज़ें जो हमारे संविधान में ली गई हैं वो अलग अलग कंट्री से ली गई हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि संविधान निर्माता सिर्फ उन शब्दों को ऐसे ही उठा के उसमें अंकित कर दिए हों। नहीं, वो हर एक कदम कदम पे ये बात पूछ लेते थे कि क्या ये बातें हमारे संविधान के लिए ठीक है, हमारे देश के लिए ठीक है। तब जाके विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन सब बातों को संविधान में अंकित किया। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ पे हो जाती है। फिर यहाँ पे जब संविधान सभा का, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। कब? भारतीय संविधान सभा के लिए 1946 में 1946 में क्या किया गया था, चुनाव कराया गया था, चुनाव कराए गए थे। और यहाँ पे जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है
पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर कब होती है जानते हो? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप लोग डेट याद रखना, ये बहुत पूछता है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसका जो चुनाव का 1946 में इसके चुनाव के बाद को रखा गया था। 1946 में चुनाव कराया गया था संविधान सभा का। फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई थी। तो ये सारी बातें डिटेल याद रखना। अभी सिर्फ आपकी बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दी, लेकिन आपके पॉइंट अभी आपके इस वाले बुक में ये बात नहीं दिया गया जो मैं आपको बता रही हूँ कि रियासतों की बात लेके, विभाजन की बात लेकर के। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो अब इस पॉइंट को जब आप समझ गए हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इससे समझिए किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। तो आप अब यहीं पे समझ लो कि भारतीय संविधान सभा को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। तो वो जो मूल्य हैं, जो स्रोत हैं, वो अलग अलग कंट्री से ली गई है वो सारी चीज़ें। तो आप उसे पढ़ना, देख लेना कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो उसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो आप लोग उसे पढ़ना। आप पढ़ो या फिर मतलब स्वयं से पढ़िए या फिर मत पढ़िए, लेकिन यहाँ तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे थोड़ा देख लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक बार संविधान बन जाने के बाद, ये पॉइंट ना बहुत प्रेरित कर रहा है मुझको, बहुत ही। यहाँ समझिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे ज़रा ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि एक बार संविधान बन जाने के बाद, देखो ना, ये अगर यही क्वेश्चन आपको हाई लेवल पे पूछ लिया गया होता, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े होते तो शायद आपको लिखने में कठिनाइयाँ होती। ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है ना, ये समझो ये क्वेश्चन आपको जो वो है लक्ष्मीकांत की बुक, सीधा वहाँ से उठा लिया है ये क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इतनी बड़ी बात एनसीईआरटी के बाद में कही जा रही है तो आप लोग एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हो, नज़रअंदाज कर देते हो। नहीं, ऐसा मत क्या करो। यहाँ पे देखो, एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत क्या हमारे यहाँ जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जिसे कहा जाता है 368 के तहत हमारे यहाँ संविधान सभा में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि संविधान निर्माता इस बात पे भी गौर करना कि जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान को लिखने का कार्य कर रहे थे, उन्होंने कितने सूझबूझ के साथ इतना अच्छा संविधान को लिखा है कि अगर आप उसमें कोई चीज़, उसमें कमी महसूस होती है तो उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान कर दिया अनुच्छेद 368 को अंकित करके कि कल के अगर स्थिति बदलती है, कंडीशन सिचुएशन बदलता है, तो उसमें आप अपने अनुसार बातें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो संविधान सभा की व्यवस्था है बदलने की, उसमें संशोधन करने की, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि आप संविधान में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसमें संशोधन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए बहुमत चाहिए। ठीक है, अब कहोगे बहुमत चाहिए, कैसे बहुमत चाहिए, किसकी बहुमत चाहिए? तो ये बातें मैं आपको तब समझाएंगे जब हम लक्ष्मीकांत की टॉपिक को लेके आएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ। यहाँ पे देखो फिर क्या होता है। ठीक, ये तो पॉइंट क्लियर हुआ कि एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या उसमें बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इस आर्टिकल के तहत। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ तो व्यवस्था है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मनमानी नहीं कि हाँ एक व्यक्ति ही कर सकता है। नहीं, उसके लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। और फिर अन्य देशों में भी संविधान देख सकते हो लिखित है, लेकिन वो नाम मात्र का है, वो नाम मात्र का है। तो लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ का जो संविधान है, सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का था। और यहाँ पे भारत का जो संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है भारत का, सबसे बड़ा। और इसको लिखने वाले ने क्या गजब लिखा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन जब आप उसे पढ़ोगे ना, तब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये सारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो बात यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन आगे उसे आप अच्छे से समझ जाते हो तो वो अपनी दृष्टि में अच्छा ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको बोरिंग लगता है जो चीज़ें नहीं समझ पाते हो। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये पॉइंट्स समझ में आया होगा। और यदि नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना
हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।